जय हिंद दोस्तों। कल जैसा कि अपन ने सिलेबस डाला था उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर रहे हैं। आज फर्स्ट टॉपिक अपन वर्ण से स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना फर्स्ट टॉपिक होगा वर्ण। वर्ण विचार। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? वर्ण विचार। जिसमें कि आपको पता है कि भाई वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अर्थात भाषा के और टुकड़े ना किए जा सके। अर्थात भाषा के और टुकड़े ना किए जा सके। उससे क्या कहते हैं? वर्ण। उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। मतलब बहुत सारी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मौखिक या लिखित के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। और फिर एक ही लाइन ऐसे आ जाती है कि मौखिक या लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि कहलाती है। यानी ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। ये क्वेश्चन भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण हो गई। लिखित या मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ध्वनि हो गई। ऐसे मतलब बहुत सारे ये एग्जामों में पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन। मतलब छोटे क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रख लेना और इनको मतलब नोट्स बनाते जाना शुरू से कि भाई वर्ण विचार है क्या, वर्ण ऐसे है, ये मौखिक है, ये लिखित है, इसके आधार पर वर्ण। और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कुल संख्या कितनी होती है? 44। जिसमें से स्वर आ गए कितने? 11। व्यंजन आ गए अपने 33। स्वर आ गए 11, व्यंजन आ गए 33। स्वर कितने आ गए अपने? 11। व्यंजन कितने आ गए? 33। और 33 व्यंजन आ गए। और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये लिखते जाना साथ ही साथ। लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर
लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52, 52। लेखन के आधार पर, क्योंकि उसमें अयोग्य वर्ण आ जाते हैं, उपक्षिप्त वर्ण आ जाता है, संयुक्ताक्षर आ जाता है, तो ये हो गए 52 वर्ण। अब इनको डिटेल से खोलेंगे अपन, पूरे डिटेल से एक एक पार्ट को धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे आराम से। लेखन के आधार पर हो गए 52 और स्वर हो गए 11 और व्यंजन हो गए 33। ठीक है, और 33 ये तो हो गए 44। बच गए कितने? वो हो गए ये लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या। अब इसमें आ जाता है अयोग्य, ये कितने होते हैं? 2। अयोग्य है वर्ण, अयोग्य वर्ण। अब आप बोलोगे कि सर अब अयोग्य वर्ण किसे कहते हैं? अयोग्य वर्ण यहाँ आने वाले स्वर, यहाँ आने वाले स्वर व्यंजन के साथ साथ योग नहीं करते, यानी यहाँ आने वाले स्वर, यहाँ आने वाले स्वर व्यंजन के साथ योग नहीं करते। नहीं करते हैं, यानी ये यहाँ आने वाले स्वर व्यंजन के साथ योग नहीं करते हैं। अब इसमें कौन कौन से 2 वर्ण आएंगे? नहीं करते हैं, लेकिन जिसे ही अयोग्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? अंगय, है, ये 2 वर्ण अयोग्य में आ जाते हैं। सेकंड हो गया उच्चिप्त, जिसे ताड़न जात भी कहते हैं, उच्चिप्त वर्ण। इसमें भी कितने आते हैं? 2। ये 2 कौन कौन से आते हैं? ड और ढ, ये 2 वर्ण आ जाते हैं, ढ और ड। यहां वर्णों के उच्चारण में जीवा, यहां वर्णों के उच्चारण में, यहां वर्णों के उच्चारण में जीवा फेफड़ों से, यहां वर्णों के उच्चारण में जीवा, जीवा यानी जीभ, जीवा फेफड़ों से उठने वाली हवा, मुख द्वार से बाहर फेंक देती है, मुख द्वार से बाहर फेंक देती है। उसे उपक्षिप्त वर्ण या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये ताड़न जात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये है ना जीभ के झटके से, जैसे आगे वाला भाग होता है, जैसे जीभ का आगे वाला भाग होता है उसके झटके से बोला जाता है, जैसे डेड, जैसे डमरू वाला बोलते हैं डे, और इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। ये लग रहा है ना बिंदी,
इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। इसको नुक्ता चिन्ह बोला जाता है। लेखन के आधार पर वर्ण हो गए 52, स्वर 11, व्यंजन 33, 44 हो गए। ये टोटल अयोगवा हो गए 2, तो 2 प्लस 2 ये हो गए, कितने हो गए? 2 ये 4। और अब 4 आएंगे संयुक्त अक्षर, तो 4 4 8, 44 और 52 कितने हो गए? 52। अब क्या आएंगे? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर वर्ण ये कितने हैं? 4। अब सर ये संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? दो अलग अलग प्रवृत्ति के, यानी दो अलग अलग प्रवृत्ति के व्यंजन, दो अलग 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 प्रवृत्ति के व्यंजन वह अंत में स्वर मिलकर बनने वाले वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाते हैं। दो अलग अलग प्रवृत्ति के, यानी दो अलग अलग प्रवृत्ति के तो क्या आएंगे? व्यंजन, और अंत में क्या आएगा? एक स्वर आएगा। वो मिलकर क्या बनाते हैं? संयुक्ताक्षर वर्ण बनाते हैं। जैसे कौन कौन सा हो गया? पहला पढ़ लेते हैं अक्षर, ये आ गया। अब इसके अंदर जैसे अब दो अलग अलग प्रवृत्ति के व्यंजन कौन से मिले? जैसे व्यंजन की बात की है भाई, इसके अनुसार तो पहला जैसे क आ गया आधा व्यंजन है, प्लस से आ गया षटकोण वाला आधा है, फिर ए आ गया, ये ए आ गया, यानी दो व्यंजन हो गए क और से। फिर अंत में आ गया कौन सा? स्वर। स्वर मिलकर बन गया ए, तो ये हो गया अक्षर। ये मतलब इसका इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ये और एक और पूछते हैं, दो बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। अब दूसरा कौन सा आएगा? तर्रे। अब तर्रे कैसे? आधा त आ गया, प्लस आधा रे आ गया, प्लस ए आ गया। भाई आधा त आधा रे व्यंजन आ गए, दो अलग अलग प्रवृत्ति के त रे, और फिर लास्ट में कौन सा आ गया? स्वर ए आ गया। तीसरा आ जाएगा आपके गे, ये आ गया आधा जय प्लस ई आधा प्लस ए, ये आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट डाउन कर लेना, एकदम मोस्ट लगा के इसे ब्रैकेट में बंद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही बार सबसे ज्यादा यही पूछा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका मतलब बहुत बार टुकड़े पूछ लेता है कई बार, या फिर ये दे देगा भाई ये किन किन से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन में चारों में अलग अलग आ जाते हैं, जैसे जय की जगह ये आ गया, यहाँ अलग आ गया, तो फिर इस हिसाब से। चौथा हो जाता है आपके
सर्गेल। ये किस किस से मिलकर बना होता है? शंकर वाले से आता प्लस ये आ गया रे और फिर प्लस है, ये आता रे फिर प्लस है। ये संयुक्ताक्षर हो गए, संयुक्ताक्षर 4 हो गए भाई। टोटल अपन ने वर्ण कितने बताए थे? 52। मतलब तो 52 वर्णों में से जैसे 11 स्वर कितने हो गए थे? स्वर 11। वर्ण व्यंजन कितने हो गए? 33। अयोगवाय, अयोगवा हो गए 2, उत्क्षिप्त हो गए 2 और संयुक्ताक्षर कितने हो गए? संयुक्ताक्षर हो गए 4। इन टोटल को मिला के कितने हो गए? 52। ये ऐसे ऐसे इनको पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं स्वर की। अब टॉपिक अपन लेते हैं स्वर। और जो जो मोस्ट बताया जाए उनको एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो और भी बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन ऐसे। और छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, पर घुमा देते हैं बाद में। अब अपन पढ़ते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। यानी अपने उच्चारण और लेखन के आधार पर, अपने उच्चारण और लेखन के आधार पर मतलब ये स्वतंत्र है, अर्थात ये किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती इनको, मतलब किसी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती। यानी अपने लेखन व उच्चारण, अपने लेखन व उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट नोट्सों में है, अपने लेखन व उच्चारण के आधार पर इनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी ये अपने आप में एक स्वतंत्र है, किसी को इनकी जरूरत नहीं थी कि व्यंजन को मिलकर बनेगा तभी स्वर बनेगा, बाकी नहीं होगा, ऐसा पड़ती। ये 11 होते हैं, जिसमें से आपको अभी ये ए, इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अपन बचपन में पढ़ते थे अंग अह भी, ऐसे भी पढ़ते थे अंग अह, ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग अह, ऐसे ए आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह। तो ये कभी भी नहीं आते इसमें, स्वरों में क्या नहीं आते, ये उसमें अयोगवा वर्णों में आ जाते हैं, जो मतलब व्यंजन की भी सहायता लेनी पड़ती है ऐसे। स्वर हो गए। अब संयुक्त स्वर कितने होते हैं उसके आधार पर आपको, अब स्वरों को अपन भागों में बांटेंगे कि भाई ये स्वरों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, स्वरों के 5 भेद होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? ये संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ये वाले, ये संयुक्त होते हैं। जैसे
ये ए है, ए आई ओ औ, ओ औ। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं जो किसी ना किसी मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ये आई है, ये किस किस से मिलकर बना होता है? ए और ई से, ए प्लस ई, छोटी वाली से। फिर ये आ गया आई, तो ये किससे मिलकर बना? ए और आई, इससे। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एक मात्रा का है, ये मतलब मात्रा का नहीं है, ये इसकी मात्रा है। जैसे अपन लिखते हैं ना, ये यही है, और इसको लिखेंगे ना तो ये 2 मात्रा जाती है ऐसे। इसके 2 मात्रा है, इसके 1 मात्रा है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। फिर ओ आ जाता है, तो ओ में क्या आ जाता है? ए और ऊ मिलकर, जैसे ए आ गया प्लस ऊ। चौथा गया औ, इसमें आ गया क्या? ए प्लस ओ। ये हो गए संयुक्त 4 स्वर। मतलब 100 और 11 होते हैं। अपने लेखन व उच्चारण के आधार पर इनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र होते हैं। मतलब इनको किसी की आपको किसी की व्यंजन की किसी की जरूरत नहीं होती इनको बनाने में, या फिर किसी जैसे अब क है, अब आप बोलोगे ये क भी तो स्वतंत्र है, ये क स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि क में क्या है? ये आता क फिर प्लस ए, तब जाके ये पूरा बना है क, तो ये व्यंजन में आ गया ऐसे। ओके, संयुक्त स्वर हो गए 4, ए आई ओ औ, और फिर इनको टुकड़ों में किया गया है भाई। ये ए और ई से मिलकर बना ए और ए से मिलकर बना ए, और ओ मिला ए और ऊ से, और औ मिला ए और ओ से, ऐसे। और चैनल को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर कहीं गलती है तो पढ़ाने में अगर कहीं दिक्कत आती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें हैं। और स्वरों के कितने भेद होते हैं? 5 स्वर 5 प्रकार के होते हैं। स्वर 5 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। क्योंकि एसआई के अंदर वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछता है हर बार, 5 या 6 क्वेश्चन पूछता है, और स्वर व्यंजन से। और कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। उसके अंदर अगर 5 6 क्वेश्चन पुटअप होता है ना, तो बहुत ही, मान लो कि अपने एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा हो गया, पहला हो गया क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर दूसरा हो गया उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर। तीसरा हो गया अपने क्या? ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ यानी होठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर। चौथा कौन सा हो गया? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। पांचवा आ गया मुख विवर।
या तालु के आधार पर। ये 5 भागों में सौर को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। सौर को 5 प्रकार में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर, यानी स्थान, उच्चारण स्थान कहाँ से, कहाँ से बोला जा रहा है, अवधि कितना टाइम क्या लग रहा है, होठ से कौन से वर्ड बोले जाते हैं, जीभ से कौन से बोले जाते हैं, और मुख के अंदर जैसे तालु होती है, ऊपर गले के पास में होते हैं ना, ये कंठ के पास में, वहाँ से कौन से क्या किस आधार पर बोला जाता है, मुख, फीवर और तालु के आधार पर। इनको 5 इस ऐसे 5 स्थानों में बांटा गया है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर 6 होते हैं। तो ये मैं कल आपको इस यहीं से स्टार्ट करेंगे, और मैंने आपको बोला था कि सबसे हट के तैयारी करेंगे अपन। तो सबसे हटने का तैयारी करने का मतलब मेरा ये था कि 5 मैंने आपको पर्यायवाची वर्ड दूंगा, 5 आपको पारिभाषिक शब्दावली दी जाएगी, और 5 शब्द दिए जाएंगे विलोम शब्द के। उनको मैं आज आपके सामने वो लिखूंगा, और उनके आप कल आपकी कॉपी में से कहीं से भी एक किताब ले लेना, उसमें से आप देखकर उनके सामने वो लिखना है। तो मैं आपको 5 वर्ड देता हूँ। फर्स्ट आ जाएगा आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, एक तो अग्नि का पर्यायवाची, जितने हो सके उतने आप लिख लेना कॉपी में। दूसरा पूछ लिया जाए आपको, जैसे अग्नि हो गया, अधर, अधर यानी होठ, उसके पर्यायवाची। चौथा हो गया आपके अमृत, तीसरा अमृत हो गया आपके अमृत। चौथा हो गया आपके अरण्य, जंगल। और पांचवा हो गया आपके, पांचवा आपके लिखाएंगे आंख। एक अलग कॉपी बना लेना, एक जैसे 2 कॉपी हो जाएंगी आपकी, एक तो नोट्स की हो गई, एक इनकी हो जाएगी। तो ये 5 तो ये हो गए, ठीक है। और 5 आपको विलोम शब्द है, विलोम शब्द। पहला हो गया अंतरंग, दूसरा हो गया आपके अज्ञ, तीसरा हो गया अतिवृष्टि, चौथा हो गया आपके अध, चौथा हो गया अथ, और 5वां हो गया अद्यतन। ये 5 हो गए इसके, और 5 दूंगा मैं आपको वो पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, पहला हो गया औसतगन, दूसरा हो गया शैक्षणिक, तीसरा आपके हो गया उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व या जवाबदेही,
चौथा हो गया प्रशासन, पांचवा हो गया महान्यायवादी। ये हो गए दोस्तों, देखो पर्यायवाची हो गए अग्नि, अधर, अमृत, अण्य, आंख। इनके आप एक कॉपी ले लेना अलग से, उसमें 5 जैसे पर्यायवाची लिख लिए, उसके सामने ये 5 लिख लिया, उनके सारे पर्यायवाची लिख लिया, अधर इसके लिख लिया, अधर का लिख लिया, अमृत का लिख लिया, अन्य का, आंख का। विलोम शब्द की उसी कॉपी के अंदर, उसी पेज के अंदर आप विलोम शब्द लिख लिए, अतरंग, अज्ञ, अतिवृष्टि, अथ, अद्यतन। फिर पारिभाषिक शब्दावली यानी हिंदी से इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में लिखना है। मैंने हिंदी में लिख दिया है, आपको इंग्लिश में लिखना है। आस्थगन का, शैक्षणिक का, उत्तरदायित्व, जवाबदेही को क्या बोलते हैं, प्रशासन को क्या बोलते हैं, महान्यायवादी को क्या बोलते हैं। क्योंकि ये अभी से आप इनको मतलब रीड करते चलोगे ना, तो ये कंप्लीटली आपके पूरे मतलब पूरा कंप्लीटली कोर्स होगा ना, तब तक आपको इनको एक बार देखना पड़ेगा और बाकी कुछ ही नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में वो नज़रों में रहेंगे, सामने रहेंगे, तो वो नज़रों में रहते हैं। तो कोई चीज़ नज़रों के सामने रहती है ना, वो कभी अपन भूलते नहीं है, वो सामने आते ही जान लेते हैं कि हाँ यार मैंने इसको वहाँ देखा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको अपन कहीं देखते हैं, एक बार देख लेते हैं यार, फिर भी अपन को ऐसे धुंधला धुंधला रहता है कि यार अपन कहीं देखा है इसको। फिर उसको एक बार और वो कहीं टकरा गया, दिख गया, फिर वो तीसरी बार टकराया तो हाँ मैंने वहाँ देखा था उसको, वहाँ मिला था। तो ऐसा ही होता है। इन चीज़ों को क्या होता है कि ये अपने एग्जाम के तौर पे ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पर्यायवाची शब्द हो गए, ये परिभाषिक शब्दावली हो गई, विलोम शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत मतलब अपने को एकदम से याद नहीं होते। वो आप धीरे धीरे जब उनको रोज के 5 पढ़ोगे, 5 करते रहते तो बहुत मतलब हो जाएगा। ये होमवर्क समझ लो आप, होमवर्क है ये, आप होमवर्क समझ लो ये बस। और इसको तैयारी करते रहना। जय हिंद, जय भारत। और क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और दोस्तों को भी भेजें, अपने दोस्तों को भी भेजें। जय हिंद, जय भारत।